हेलो, मेरे सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं विकास राय, लुधियाना से। और आज मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मैं पिछले दिनी गुजरात के वापी शहर गया था। यहाँ से मेरी ट्रेन जो लुधियाना से बोरीवली तक के लिए बुकिंग थी, और क्योंकि मुझे उतरना वापी तक था, तो ये जो ट्रेन जिससे मैं गया था गोल्डन टेम्पल, ये वापी ना रुक के सीधा बोरीवली के लिए स्टॉपेज था। सो ये ट्रिप साझा करने का ये भी कारण है कि उसमें नाइट के टाइम जो मैंने वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में बस माफिया का राज देखा, और उसमें एक इंसिडेंट भी हुआ जिसमें पुलिस के सहयोग और असहयोग का भी पता चलता है। सो मैं बताता हूँ आपको कि मैंने 25 जून को यहाँ से ट्रेन ली है, और दूसरी रात मैं 8:30 बजे सूरत शहर में उतर गया, क्योंकि ट्रेन सीधी बोरीवली जानी थी। और फिर वहाँ पे मैंने पता किया तो बस स्टैंड में आया, लेकिन लास्ट जो 8:40-45 पे पहुँच के देखा कि रोडवेज की जो लास्ट बस थी वो बिल्कुल फुल थी, उसमें पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो जिस कारण हमने इंक्वायरी सेंटर पे भी जाके पूछताछ की, तो उन्होंने बोला कि 10 बजे के करीब में शायद कोई बस आ सकती है। तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वापी को जाने के लिए पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा थे। फिर घूमते फिरते हमको एजेंट मिल गया, कोई प्राइवेट बसों के जैसे एजेंट होते हैं, तो वो उनसे बातचीत वो बोलते हैं कि आइए, हम आपको अपनी बस में स्लीपर कोच बसेस हैं, आपको आराम से बैठा के वहाँ वापी तक आपको छोड़ देंगे और कोई देरी नहीं होगी। तो मैं और बाकी भी जो कुछ लोग थे, उनमें से कुछ ने सोचा कि चलो यार, यहाँ रुकेंगे 10 बजे भी अगर बस आती है या लेट भी होते हैं तो 10:30 11 निकलने का टाइम हो जाएगा, और ना तो कोई लोकल ट्रेन भी उस वक्त अवेलेबल थी। एक ट्रेन थी तो वो भी 11:15 के आसपास थी, तो उसका भी कोई लेट होने का या ऑन टाइम पे कुछ अभी कंफर्म नहीं था। तो मैंने उस एजेंट से किराया पूछा, तो उन्होंने को कहा कि 350 वैसे चार्ज है जी, आपसे 300 रुपये ले लेंगे। तो मेरे पास भी कोई और साधन नहीं था, तो मैंने कहा कि चलिए आप दिखाइए मेरे को बस। तो बोलते हैं कि फर्स्टली मेरे को उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा, जहाँ से वो मेरे को टिकट देंगे। एंड आई वेंट देयर। वहाँ पर पहुँचने पे जब मैंने उनसे पूछा कि बस कब तक आ रही है, तो बस उनका कहना था कि बस आप ये टिकट लीजिए, पैसा दीजिए, आपको 10 मिनट का इंतज़ार है। तो उस वक्त 9:15 का टाइम था। तो चलो मैं टिकट दे के, और जो उन्होंने पिकिंग पॉइंट बताया उनके दफ्तर से कोई 100-150 मीटर पे कोई एक हनुमान मंदिर है, सूरत बस स्टैंड के बाहर जो ओवर ब्रिज है, वहाँ एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने पिकिंग पॉइंट बनाया हुआ है। तो वहाँ पर से जो इनकी पैसेंजर्स को पिक किया जाता है इनकी बसों के द्वारा। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ वेट करते आधा घंटा, फिर मैं एक चक्कर लगाया, तो उनसे कहा कि भाई साहब अभी तो आप लेट कर रहे हैं। तो बोलते हैं कोई नहीं, आप रुकिए, बस आ रही है। तो उन्होंने जो बस का नंबर मेंशन किया था वो 5100 था, और बाकी की सीढ़ी तो मैंने चेक भी नहीं की थी कि ये 5100 नंबर की बस आएगी, इसमें आपको चढ़ना है। तो उसके बाद 10 बजे फिर मैं गया, तो फिर वही आश्वासन की आई हैव टू वेट ओनली। तो फिर गया 10:30 बजे, तब तक फिर जो उस बस में जाने वाला जो सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइज़र एज ए मुंशी
जिसने टिकटें चेक करनी या सवारियों को सीट कौन सी है, कहाँ बैठाना, तो वो जो आया तो उन्होंने कहा कि ये वो बस लेके जाएंगे। तो वो भी भाई साहब क्या 10 मिनट इधर रुकते कभी उधर रुकते, उनके पीछे पीछे हम 11:30 के आसपास पिकिंग पॉइंट पे पहुँचे हैं, उनके पीछे पीछे। देन आई अगेन आस्क्ड टू दी पर्सन who is supposed to be a superintendent or supervisor of that bus. He answered that the bus will coming soon, as soon as possible, no need to worry. और उसके बाद से 12 बजे के करीब में बस आई है और ये स्लीपर कोच थे। और इसमें अब देखिए आगे क्या होता है कि हमने भी टिकट ली है और दूसरे पैसेंजर ने भी ली है, यानी इनका ऐसा मतलब माइंड सेटअप है ना कि जो दूर के पैसेंजर यानी जिनसे पैसा ज़्यादा लेना है उनको तो ये सीट देते हैं, और जिन्होंने 50-100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर के आसपास में सफ़र करना है, जिनकी जर्नी है, तो उनको ये लोग सीट ना दे के इनको अपने कैबिन में ही बैठा के, या अगर बाई चांस कोई सीट खाली है तो उस सीट पे बैठा देंगे। लेकिन साथ में ये कह देते हैं कि अगर कोई पैसेंजर सीट वाला आ गया तो आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। अब 12 बजे का टाइम है, हम उनसे झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं कि आपने हमसे पैसा लिए, हमको सीट दीजिए, क्योंकि ये स्लीपर कोच होते हैं तो इनमें सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चेयर्स क्लास नहीं होती है। तो जो दूर के हैं, जैसे जिन्होंने बॉम्बे, बोरीवली, अंधेरी जाना है, तो उनके लिए सीट रिजर्व देते हैं। और लेकिन जो 100 किलोमीटर के आसपास में जाने वाले हैं उनसे ये पहले डिक्लेयर नहीं करते हैं कि आपको सीट नहीं मिलेगी। जो एजेंट हैं वो कहता है कि आपको सीट देंगे, आप बैठिए, आपको जल्दी से भेजेंगे। लेकिन यहाँ 2.5 घंटे पिकिंग पॉइंट पे खड़े रह के भी मैं और एक लड़का और था, उसने भी सेम मेरे डिस्ट्रिक्ट वापी में ही जाना था, तो फिर हम 2 ही लोग थे, बाकी शायद बोरीवली, अंधेरी या महाराष्ट्र में दूर जगह जाने वाले थे। उनमें कुछ कपल थे न्यू मैरिड और कुछ न्यू बॉर्न बेबी थे, और उनके माता पिता कुछ पूरी फैमिली से चले थे, जिनमें कुछ ओल्ड पर्सन भी थे, सीनियर सिटीजन। तो फिर जब 12 बजे के आसपास बस चली है तो थोड़ी दूर चलते ही किलोमीटर पे इन्होंने फिर बस रोकी है, वहाँ भी कोई इनका पिकिंग पॉइंट है। तो दूसरी तरफ से जब हमने देखा है तो सेम ऐसी कोई स्लीपर कोच आती है, उसमें से वो पैसेंजर को उतारते हैं और कहते हैं कि उस बस में जाइए, वो बस आपकी जाएगी। तो 2-3 फैमिलियाँ पहले टाइम में आई हैं, वो चढ़ी हैं। फिर हमने सोचा कि अब बस चलेगी, तो चली है। तो फिर 10 मिनट के बाद फिर कहीं पॉइंट पर रुकी है, तो वहाँ फिर हम देख रहे हैं कि एक और स्लीपर कोच आई है, उसमें से उन्होंने सवारियाँ उतारी हैं और उनको यही कह रहे हैं कि ये बस वहाँ आपके डेस्टिनेशन पे जाएगी। फिर उसके बाद तीसरी जगह ये जब गई है बस कोई 10 किलोमीटर के आसपास, यानी कि सूरत सिटी के लगभग बाहरी एरिया में कहीं थी, तो वहाँ भी सेम वैसे स्लीपर कोच बस आई, उसमें से भी सवारियाँ उतरी हैं और उनको भी बस में इधर बैठाया गया है। और जब वो उनमें से कुछ पैसेंजर आए हैं तो वो आपस में बातचीत करते मैंने सुने हैं कि यार ये बस वाले कभी पहली बस में बैठाया, फिर बोलते हैं कि ये दूसरी बस जाएगी, अब दूसरी से अब ये तीसरी बस में ला के दे रहे हैं, यार हमारे साथ बच्चे हैं, हमको परेशानी हो रही है। तो मामला मेरे को कुछ लग रहा था कि ये लोग पैसेंजर के साथ यानी कहीं से उठा के और कहीं पर ला के इकट्ठा करते हैं और फिर वहाँ से ला के फिर कहीं पर आगे डिलीवर करते हैं। और ये भी नोट किया गया कि वो सेम एक ही जैसे जिस बस में मैं था वो पटेल ट्रैवल्स के नाम पे थी। मैं आपको अपनी जो उन्होंने मेरे को पर्ची स्लिप दी थी बुक करके, वो मैं इस वीडियो शॉट में दिखाऊंगा। तो लेकिन जिस बस में बैठा वो ओम साईं राम के नाम से थी, ओम साईं ट्रैवल्स के नाम थे, और जो बाकी 2 या 3 बसें आई हैं वो अलग अलग ट्रैवल्स की बसें थी। यानी ये आपस में ये जो ट्रैवल्स बसें हैं या इनके जो आगे कनेक्टेड पर्सन हैं
ये उन सवारियों को वहाँ से किसी और रेट में उठा के और इनको अलग रेट में बेचते हैं। जैसे जो एजेंट मेरे को लेके आया था तो उसने काउंटर पे सिर्फ 200 रुपये दिए और 100 रुपये उसने अपनी जेब में रखा। जबकि मैंने उससे पूछा, भाई साहब आपने तो मेरे से 300 लिया, तो बोलते नहीं वो आपका चार्ज उतना ही है, वो बाकी हमारा कमीशन होता है। मैंने कहा यार, तो फिर उसने पर्ची पे वो जो तीसरा बंदा टिकट बना रहा था ना, तो उसने पहले उस पर शायद 200 लिखा था, लेकिन बाद में जब इधर मैं उससे कहने लगा तो जब उसने 300 बोला तो उसने वो 2 को 3 कर दिया। तो फिर तब मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो इनका कोई होगा हिसाब किताब। और फिर जब अब देखिए 8:30-9 बजे का टाइम है बस चलने का, और 12:15 12:30 हो रहे थे जब बस सूरत सिटी से निकली है। देर होने की वजह से अब ड्राइवर भी बस को स्पीड से ही ले जा रहा था, बार बार हॉर्न देने या थोड़ा टर्न ज़्यादा लेना। तो एनीवन कैन इमेजिन दैट व्हेन द ड्राइवर इज़ यूजिंग स्पीड। तो टोटली मतलब 20-25 मिनट के बाद, और उस टाइम मैं विंडो से बाहर की तरफ ही देख रहा था कि ड्राइवर तेज़ दौड़ाता हुआ और बड़ी तेज़ी से गाड़ी को कहीं मोड़ रहा है। और ऐसा देखते ही मेरे को जोर धमाके की आवाज़ हुई है, और ये होते ही शीशे टूट गए। सवारियां जो ऊपर बैठी हुई थी, कुछ जैसे पैर लटका के बैठी थी हैं, कुछ अंदर कैबिन में थी, तो वो झटके से कुछ नीचे गिरी हैं, कुछ अंदर ही कैबिन में झटका लग गया जैसे ही बस रुकी है, क्योंकि स्पीड में थी, ज़ोरदार झटका लगा है। और जब सबने देखने की कोशिश की तो आगे का चैम्बर बिल्कुल ही वो डैमेज हो चुका था। तो जो कंडक्टर साइड जो एक ही गेट है, और वो गेट पूरा क्रश हो चुका था कि उसमें निकलने की जगह क्या, दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते आप। तो बच्चे जो छोटे छोटे थे उनके रोने की आवाज़, कुछ न्यूली वेडिंग कपल थे तो उनमें लेडी जो घबरा रही थी कि क्या हो गया, कुछ सीनियर सिटीजन 1-2 को थोड़ी चोट भी लगी हैं। ये समझिए कि बस वो बचत ही रह गई कि कोई ज़्यादा इंजोर नहीं हुआ या कोई शार्प किसी के इंजरी नहीं आई। और 10 मिनट रुकने के बाद मैंने देखा कि कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो मैंने कंट्रोल रूम पे फ़ोन लगाया है। तो उसमें भी मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इस बात पे जबकि अपना मैंने उनको कमेंट बताया कि जरूर मैं आउट दीजिएगा। ऑफ स्टेट से आया हूँ और यहाँ सूरत से बस ली थी, और ये स्लीपर कोच है, और ये एक्सीडेंट हो चुकी है, और इसका आगे का कैबिन जो डैमेज हो गया है, और हम आसपास कुछ नहीं देख पा रहे हैं कि कौन सी लोकेशन है। लेकिन उनका कहना था कि आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। अब जो बाहर उतरा ही नहीं, कुछ आसपास में देख ही नहीं रहा है, रात के 12:30-1 बजे का टाइम है, तो क्या मेरे दोस्त कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप इस तरीके से फंसे हों, कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि आप बाहर निकल नहीं सकते हैं, कि आप किसी को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता दोगे? इसके लिए ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अगर आप वो कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है, अगर आप किसी चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं। तो फिर भी मैंने चलो गूगल मैप खोल के उनको जितना मेरे को पता लगा मैंने उनको बताया। तो फिर वो बोलते हैं कि आपने गलत नंबर पे कॉल किया है, ये सूरत शहर का है, आप बाहर से बोल रहे हैं। यानी उन्होंने भी थोड़ा मेरे को मिसगाइड किया, या वो प्रॉपर तरीके से मेरे को असिस्ट नहीं कर पाए। फिर उनके दूसरे नंबर से मेरे मोबाइल पे कॉल आई, उनको भी मैं सेम ही बताता रहा कि जी हम बस के अंदर फंसे हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ये हाईवे पे है, यहाँ पे मैप से जो देख पा रहा हूँ ये स्टेशन का कोई नाम है। तो फिर भी उनका यही कहना था कि आप कोई नज़दीकी लोकेशन बताइए। अब नज़दीक की जब हम बस में से उतरेंगे, कोई आसपास से पूछेंगे तभी हमें पता चलेगा, या मेरे दोस्त बता सकते हैं कि कोई और रास्ता हो या जो मेरे को ना पता चला हो। हाईवे है और कोई नॉर्मल पर्सन भी पास में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेन अगर कोई लोकल रोड हो तो वहाँ लोग खड़े भी होते हैं या देखते हैं आसपास में
कोई बाज़ार भी रहता है, ये हाईवे है, यहाँ तो गाड़ियाँ धड़ाधड़ निकल रही हैं, और अगर ट्रैफिक जैम है तो बाकी गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं, कोई आगे भी नहीं आ रहा उस वक्त तक, 10 मिनट या 15 मिनट का जब टाइम हुआ है। फिर उसके बाद चलो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई पेट्रोलिंग पार्टी आई है, तो उन्होंने आके पैसेंजर्स को निकालना शुरू किया है। तो धीरे धीरे करते सबको जब बाहर निकाला गया है, उसके बाद हमने उनसे कहा कि जी सर इसके बाद हम कैसे जाएंगे। तो पुलिस टीम वैसे तो बहुत सपोर्टिव थी जो पैसेंजर के लिए। उन्होंने कहा ये आगे ये 50 मीटर पे पेट्रोल पंप है, वहाँ पर आप खड़े रहिए, वहाँ पे बस आएगी आपको ले जाएगी। तो जितने भी बस के पैसेंजर थे वो सब उस पेट्रोल पंप पे चले गए, वहाँ खड़े हैं। वहाँ खड़े भी अब हैं तो आधा घंटा से ज़्यादा समय हो चुका है, कोई बस का नहीं पता। वहाँ बच्चे छोटे छोटे वो पानी के लिए चिल्ला रहे हैं, खाने की कोई वहाँ पर कोई दुकान नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ खड़े 1-2 पर्सन से कहा कि आप मेरे साथ चलेंगे, हम पुलिस को थोड़ा बोलते हैं कि कोई अरेंजमेंट है तो थोड़ा जल्दी करवा दें ताकि किसी को परेशानी ना आए। तो 2 जो थे पैसेंजर उन्होंने अपना चेहरा ही घुमा लिया। मैं बड़ा परेशान कि यार यहाँ मुसीबत पड़ी है, रात का टाइम इतना हो गया है और ये लोग मुँह ही घुमा ले रहे हैं। फिर 2-4 मिनट के बाद कुछ यंग पर्सन थे, मतलब 7-8 लड़कों का ग्रुप था, 24-25 साल के होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आइए, अगर हम ऐसे खड़े रहेंगे तो आधा घंटा से तो ज़्यादा हो ही चुका है, तो वो लोग शायद देरी करेंगे। तो वो फिर जो 8-9 थे लड़के वो मेरे साथ गए हैं। तो हमने वहाँ जाके पुलिस, जो एक हेड कांस्टेबल थी और एक कोई कांस्टेबल था, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि सर अगर आप ड्यूटी पे हैं तो ये थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप वो जो भी अगर अरेंजमेंट हो रहा है तो उसको थोड़ा बोल दीजिए कि वहाँ बच्चे छोटे छोटे हैं वो रो रहे हैं, कुछ वाइफ्स हैं जो न्यूली मैरिड हैं, शायद 1-2 जोड़ियाँ थी, तो वो थोड़ा परेशान थे कि चलो वो अपने डेस्टिनेशन पे अपने घर पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलो पुलिस का भी था कि आप थोड़ा इंतज़ार करिए, जो बस का ऑनर है उससे बात हो चुकी है एंड द बस विल रीच शॉर्टली। तो इसी के दौरान कोई एक सेम स्लीपर कोच वाली बस, इधर पुलिस पार्टी और पैसेंजर की बात हो रही है, और वो दोनों जो एक बस हमारी एक्सीडेंट और एक जो और गाड़ी थी उसके बीच में से, और वो भी तेज़ी से उसको निकालता हुआ, साइड करता हुआ। पुलिस वालों ने उसको 2 बार रोकने का भी कहा, लेकिन वो एक बार रुका फिर चल पड़ा, फिर रोका फिर चल पड़ा। और इसी के ऊपर मैंने जब अपना कैमरा निकाल के उसकी वीडियो बनानी चाहिए तो चलो मैं बना रहा था। तो फिर जब वो बस लेके थोड़ा आगे भागा है तो पुलिस वाले भी उसके पीछे भागे हैं, तो ये देख के उसने आगे बस साइड में लगाई है। तो मैं भी मतलब पीछे ही था, तो मैंने उसकी यानी कि रिकॉर्डिंग ही कर रहा था कि ये बंदा कौन है, क्यों भाग रहा था, ये क्या कारण है। तो अब ये जो यानी कि बाद में मतलब बातें हुई, जो पैसेंजर मेरे साथ गए थे या और थे, तो मेरी वीडियो पे ऑब्जेक्शन हुआ कि आप वीडियो को बना रहे थे। पुलिस वालों ने ऑब्जेक्ट किया, वाई आई एम शूटिंग द वीडियो ऑफ दैट बस। तो मैंने कहा कि सर वो देखिए आपके सामने यहाँ एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और वो आपके इशारा देते हुए भी भाग रहा है, या तो उसने कुछ गलती की है या वो कुछ इलीगल एक्टिविटी करके वहाँ से भाग रहा है, या कुछ और रीज़न होगा। जब आप इशारा दे रहे हैं तो उसको रुकना तो चाहिए। मैं तो ये शूट कर रहा हूँ बस, और तो मैंने पुलिस प्रशासन को कुछ गलत बोला कि पुलिस काम नहीं कर रही या पुलिस का ऐसा नहीं वैसा नहीं, ना किसी और को कमेंट किया। सिर्फ उसने बस भगाई, उसका वीडियो शॉट किया कि पुलिस के रोकने पे भी वो बस वाला नहीं रोक रहा था जिसको रोका गया। तो उन्होंने मेरा मोबाइल पकड़ के वो सारी वीडियो डिलीट मारी। मैंने जो वीडियो आपको नहीं मैं दे पा रहा हूँ, जो मैंने बताया ना 3 या 4 बसें अलग अलग टाइम में आके पैसेंजर को छोड़ के हमारी बस में चढ़ा के गई हैं, उनकी भी वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन वो पुलिस ने डिलीट कर दी। तो ये बाद में जब
उसके बाद से उन्होंने मेरे साथ बड़ा कुछ मेरे से इंक्वायरी की कि आप कौन हैं, आप बहुत बोल रहे हैं, बाकी पैसेंजर शांत हैं। तो मैंने ये कहा कि देखिए सर, मैं तो पुलिस विभाग को कुछ उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी के ख़िलाफ़ कुछ बोल रहा हूँ। पहले मैंने बोला कि जी पैसेंजर वहाँ परेशान हो रहे हैं, उनके लिए बस भेज दीजिए, और यहाँ पर आया हूँ, यहाँ आपने मेरी वीडियो डिलीट की है। और तो मैंने, अगर आप बोलिए मैंने किसी से मिसबिहेव किया, किसी को बोला हो, जबकि उनके पास कोई जवाब तो था ही नहीं। तो बोलते हैं अपनी आइडेंटिटी चेक करवाइए। तो मैंने अपना आईडी कार्ड जो था मेरा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जब वो दिया है तो फिर उसके बाद वो शांत हुए हैं। नहीं तो उसके पहले उनको ऐसे था कि ये वैसे ही बोल रहा है, ये कोई वैसे ही कमेंट पास कर रहा है, जबकि इसके पास शायद ऐसा कुछ ना हो। फिर जब मैंने वो अपना कार्ड दिया है तो फिर उसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुए हैं। फिर मेरे से कहने लगे, अरे वकील साहब आप वीडियो बना रहे हैं तो बाकी भी बनाएंगे। मैंने कहा जी अब वो बाकियों का जो है वो आप उनसे पूछिए, अगर बनाते, यहाँ पे कोई बना नहीं रहा था, ना कोई किसी को कुछ परेशान कर रहा था। यहाँ तो परेशान तो खुद पैसेंजर हैं, जो 12-1 बजे का टाइम हो रहा है, जो कि सब 10, साढ़े 10, 11 बजे तक अपने घर पहुँचे होते हैं, और अभी आप देख लीजिए कितना टाइम हो गया है। तो मेरा ये सब कहने का यही विचार है कि जब कभी भी आपने कहीं आउट ऑफ स्टेट यात्रा करनी हो, अगर ट्रेन में से उतर के कहीं और जाना हो, तो इसके बारे में आप पूरी रिसर्च करके, पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप वो ट्रैवल करिएगा। नहीं तो आप बिल्कुल ट्रैवल ना करिए, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट माफिया ही कहूँगा मैं इनको, जो अपनी मनमानी, पूरी तरीके से अपनी मनमानी करते हैं। आपने टिकट दिया, पैसे दिए, उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने बस अपनी जेब फुल देखनी है। पैसेंजर को समय से नहीं पहुंचाना इनका कोई मतलब नहीं, पहुंचा नहीं पहुंचा दे डोंट वरी। और रात के टाइम में 1 बजे 1:30 बजे जब आप एक्सीडेंट प्लेस पे कुछ चाहिए तो वहाँ आपको मिलेगा भी नहीं। और अगर ये देखिए कि उसी दौरान अगर कुछ ज़्यादा हुआ होता, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना, या तो वहाँ बात कितनी दुखदाई होती, अगर कुछ वैसी मिस हैपनिंग हुई होती। चलो वो तो ऊपर वाले का इतनी मेहरबानी है कि किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सो इन माफिया लोगों का भी, जो भी जिस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन उनके बारे में लाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े माफिया लोग होते हैं, ये अपने हिसाब से चलते हैं, पता नहीं किसकी शय होती है इन लोगों को। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं आउट ऑफ स्टेट कभी भी जाएं तो अपना पूरा प्लान करके, पूरी रिसर्च करके कि कहाँ से आपको क्या मिलेगा, कहाँ से क्या नहीं मिलेगा। और प्राइवेट तौर पे जो लिए जाने वाले ऐसे ट्रांसपोर्ट के हैं ना, उन पे बिल्कुल भी एतबार मत करिएगा, क्योंकि मैं देख चुका हूँ। जहाँ मैं अपने इन लॉज के घर 10:30 हार्डली 11 बजे पहुँच जाता, मैं रात के 4 बजे पहुँचा हूँ, और पीछे फैमिली भी परेशान है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही कारण था कि पैसेंजर पहले तो अपनी यात्रा के लिए खुद जिम्मेवार हैं, और साथ में क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हमको अपने बनते सब अधिकार सरकार को दिलाने होते हैं या उनकी देखरेख करनी होती है। तो मैं उन एडमिनिस्ट्रेशन से चाहूँगा कि वो अपने एरियाज़ में हो रहे इस अतिक्रमण पर लगाम ज़रूर लगाएं, कि कल को किसी और के साथ कोई ऐसी घटना ना हो कि कोई अखबारों की सुर्खियों में नाम छपना चालू हो जाए। इन्हीं बातों से आपको मैं अवगत कराता हुआ सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।